ये 2007 का षट 25 का 11 नंबर है प्रश्न। इसमें दिया यदि cos A बराबर 5/13, यदि cos A बराबर 5/13 तो tan A का मान होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक सवाल इस प्रकार का पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें ए कोण लिया गया है, इसको हम ए कोण मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी कह लेंगे। टेन हमारा वो काश हमारा होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारा 5 है और कर्ण हमारा 13 है। अब यहाँ पे हमको बीसी नहीं पता है, लंब नहीं पता है, लंब निकाल लेते हैं। बीसी बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, क्या आ जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल होता है 12। तो हमारी बीसी आ गई, क्या आ गई, बीसी निकल आई। बीसी हमको 12 पता होगी कि बीसी हमारी 12 है। लंब हम जान गए, अब हमको tan A मान निकालना था। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर ये क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 12/5। ये रहा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये भी अच्छा सवाल है। यदि cos थीटा बराबर 1, यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। इसमें भी हम चित्र बना सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हम कोण निकाल सकते हैं, उनको बगैर चित्र के भी लगा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है cos थीटा बराबर 1 और ये लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, cos कितने का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे cos 0 अंश। फिर हम कोणों की तुलना कर लेंगे, इसका कोण थीटा और इसका कोण 0, लिखेंगे थीटा बराबर 0 अंश। मान हमको किसका निकालना था, tan थीटा का। यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर tan, अब थीटा का मान डाल देंगे 0 अंश। अच्छा, tan 90 का मान तो अनंत होता है, लेकिन tan 0 का मान 0 होता है। अब ये आ गया 13 नंबर आपका प्रश्न। ये रहा आपका आंसर, जिसमें 12 में आपका कौन सा प्रश्न विकल्प सही है, बी पार्ट सही है। अब आता है प्रश्न आपका 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान बताना है। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, इसका मान बताना है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है ना। ये सवाल ऐसा सवाल है कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, कभी कभी कहता है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अगर ऐसा दिया है तो समझ लीजिए वो tan 2a का सूत्र है हमारा। और यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये sin 2a का, यहाँ फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का सूत्र, और उसको भी डाल देते हैं। तथा दूसरा एक फार्मूला हमारा होता है, इसी टाइप का होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का सूत्र। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कौन सा हमारा sin 2 थीटा का सूत्र है और कौन सा हमारा tan 2 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ पे ये हमारा बन रहा है sin 2 थीटा वाला सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम sin 2 थीटा, मतलब 2 गुणे थीटा का मान, तो 2 गुणे थीटा का मान हमारा है 30 अंश। तो ये हो जाएगा हमारा 30 दूना 60 यानी साइन 60 अंश हो गया।
साइन 60 अगर मिल रहा विकल्प में तो ढूंढ लेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो इसका मान रख देंगे। क्या होता है साइन 60 का मान? √3/2। ये आपका आंसर आ गया। वैसे तो बहुत बड़ा सवाल है, मान डालेंगे इसके और फिर गुणा करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, फिर संयुग्म भी गुणा करेंगे। अगर जरा सी गलती हो गई तो आपका प्रश्न जा सकता है। अब ये आपका 13 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, जो इसके बाद अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा 14 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये दिया हुआ, यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमको कोण निकालना है। ये भी सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा तो tan अल्फा को हम चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह पे लिख लेते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक नीचे लिख करके इसके और इसकी हम क्रॉस गुणा कर दें। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा की जब साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा गुणे साइन अल्फा बराबर, और साइन अल्फा एक कम साइन अल्फा, ये साइन अल्फा से साइन अल्फा एक बार कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया? कॉस अल्फा बराबर 1 आ गया। ठीक, फिर हम देखते हैं कॉस अल्फा बराबर, ये कॉस कितने का मान 1 होता है अभी पीछे बता चुके हैं, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। फिर तुलना कर लेंगे, अल्फा बराबर 0 अंश लिख देंगे, अल्फा बराबर 0 अंश। तो ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर हो गया है, जिसमें आपका विकल्प सही है डी पार्ट। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल निकालना है और सारे पाई में आ रहे हैं। त्रिज्या हमारी दी है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर दी है 6 सेंटीमीटर, कोण हमारा दिया है 60 अंश का, थीटा बराबर ये रहा। अब हम निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टाइप का एक सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि 20 प्रश्न को लाना है बहुविकल्पी, तो ऐसे ही लाना है छोटे छोटे। अब यहाँ पे हम फार्मूला डाल देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसे मान डाल देंगे, थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 इंटू पाई लिख ही रहने देंगे, क्योंकि पाई में आंसर आपका आ रहा है। आर स्क्वायर की जगह 2 बार लिख सकते हो, चाहे 6 का वर्ग लिखो, वरना अलग अलग लिख दें तो और अच्छी बात है। आर स्क्वायर की जगह 2 बार लिख दें, 6 गुणे 6, काटने में बड़ा आसान रहता है। 6 60 है कम 60, और 60 छक्का 360, और 6 से 6 कट गया, और इसके आप गुणा करिए तो क्या आ जाएगा? 6 और पाई की गुणा क्या आ जाएगा? 6 पाई। ये रहा आपका आंसर, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? 15 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, ये भी आपका ठीक प्रश्न है ना? कभी कभी इसमें भुजा की माप देता है, कभी कभी ऐसे कह देता है इसकी ए माप है। कह रहा यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए भुजा वाला घन है, तो घन की भुजा क्या दी है? यह है 16 नंबर प्रश्न। घन की भुजा दी है ए, घन की भुजा दी है ए सेंटीमीटर। अब घन की दो भुजाओं को मिला करके बनाया जाता है एक ठोस। एक घन बनाओ पहले,
घन जो होता है वर्ग के आकार का होता है। जो वस्तु वर्गाकार होती है वो घनाकार कही जाती है ना? उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ये हो गया। इसमें एक और घन मिला देते हैं, इनकी फलकों को मिला दिया गया। ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ ठोस, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये हमारा ठोस जो है घनाभ के रूप में बदल गया है, तो इसकी लंबाई क्या है निकाल लो। एल हमारी है इसकी ए प्लस ए, पूरी हो जाएगी हमारी 2a, ए प्लस ए बराबर 2a सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है इसकी ए, बी बराबर ए सेंटीमीटर। एच कितनी है इसकी, वो भी आपकी ए ही रहेगी। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी तो इसकी माप देता है। चलो अब ये ठोस हमारा क्या बन गया, देखो घनाभ बन गया। ऐसा ठोस बन गया हमारा, था घनाकार लेकिन जब तो दो मिलाए गए घनाकार टुकड़े तो बन गया घनाभ। निकाल लो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। अब यहाँ मान डाल देते हैं, दो ब्रैकेट में एल बी की जगह पर यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। यल हमारी 2a है और गुणे बी कितनी है a, प्लस फिर बी ए डाल दो और एच भी आपकी ए है, डाल दीजिएगा। प्लस फिर एच आपकी ए है और गुणे यल आपकी कितनी थी 2 ही, ये डाल दीजिएगा। अब इसको देखिएगा, गुणा करो। 2a की जब ए से करोगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस ए की गुणा करोगे ए स्क्वायर, प्लस फिर 2a की गुणा ए से करोगे फिर 2a स्क्वायर। अब देख लेते हैं, दो की गुणा करेंगे जितना अंदर आएगा जुड़ करके उसकी गुणा बाहर वाले दो से हो जाएगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, एक और ए स्क्वायर जोड़ दो, हो गया 5a स्क्वायर। आंसर क्या आ गया आपका 5 दूना 10 ए स्क्वायर, आगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 10 ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका विकल्प सही है सी पार्ट। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर है आपका प्रश्न आ रहा है, देखिए इसमें माध्य ज्ञात करना है। इसमें हम एक सारणी बना लेंगे। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता को दर्शाना है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता को हम लोग यफ लिखते हैं। क्या मानते हैं बारंबारता को, एफ मानते हैं। अब माध्य ज्ञात करना है इसलिए हमको वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह को एक्स से लिखा जाता है। अब अगला हमारा आता है कॉलम एफ इंटू एक्स, इसमें बारंबारता और वर्ग चिन्ह की गुणा कर देते हैं। देखिए वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में एक जरूर पूछा जाता है। अब इसकी बारंबारता नोट कर लेते हैं, 4 5 4 7, 4 5 4 7। ये अब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा, इसका कैसे निकलता है देखो, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा हम जोड़ देते हैं। तो 0 में 10 जोड़ो, 10 हुआ, 10 का आधा 5 लिख दो। 30 में 10 जोड़ो 30, 30 का आधा 15। 30 में 20 जोड़ो 50, 50 का आधा 25। 40 में 30 जोड़ो 70, 70 का आधा। अब इनकी गुणा कर लो, 4 पंचे
20, 15 पचे 75, सेट करके बढ़िया लिखेंगे, 25 चक्कू 100, और 7 की 35 से कर दीजिए, 7 पचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 रुपये 21, 3 24, जोड़ दीजिए। इस जोड़ को कहा जाता है सिग्मा एफ एक्स। 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 2 7 9, 9 4 13 और एक हासिल जोड़ दो 14, फिर एक हासिल आया 2 1 3 और एक हासिल जोड़ दो 4। अब बारंबारता जोड़ लेते हैं जिसको हम लोग सिग्मा एफ कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? सिग्मा एफ कहा जाता है। 4 में 5 जोड़ दो 9, 9 में 4 जोड़ दो 13, 13 में 7 जोड़ दो 20। ये बारंबारता योग है। अब माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका? 440 आ चुका है, बट्टे 20। ये 0 0 काट दीजिएगा, 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो आंसर क्या आया? 22। ये सवाल आपका लग गया, बड़ा ही सरल सवाल है। 17 नंबर आपका 22 आ गया। तो ये आपका जो है डी पार्ट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें माध्य का वर्ग बताना है। क्या बताना है? माध्य का वर्ग। चलो सारणी बना लेते हैं। माध्य का वर्ग की सारणी बनानी पड़ेगी। ये है आपका 18 नंबर प्रश्न, सारणी बना लीजिएगा। एक तरफ रहेगा वर्ग अंतराल, फिर आएगी बारंबारता जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं। फिर इसमें माध्यक वर्ग निकालना है इसलिए सी एफ भी निकालनी पड़ेगी। सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलो नोट करते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता ले लेते हैं। 4 6 10 6 4, 4 6 10 6 4, ये हो गए। अब संचयी बारंबारता बना लो। कैसे बनाई जाती है? पहली बारंबारता वैसे ही उतार ली जाती है 4, फिर 4 में 6 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 26 में 4 जोड़ देंगे ये 30 हो जाएगा। अब हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं। जोड़ को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। क्या आएगा? माध्य जब निकालते हैं तो बारंबारता के जोड़ को सिग्मा एफ लिखते हैं, और जब माध्यक वर्ग या माध्यिका निकालते हैं तब हम बारंबारता के जोड़ को कैपिटल एन से लिखते हैं। जोड़ दीजिएगा। 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20, हासिल आए 2, 2 1 3। अब हम ये देखते हैं कि हमारी संचयी बारंबारता लास्ट वाली और बारंबारता का योग हमारा सेम है कि नहीं है। अगर हमारी लास्ट संचयी बारंबारता और हमारा बारंबारता योग अगर एक है तो समझ लीजिए हमारी संचयी बारंबारता भी सही है और बारंबारता भी सही जुड़ी हुई है ना। और अगर इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है तुमको कि योग कुछ और आ रहा है, संचयी बारंबारता लास्ट वाली कुछ और आ रही, तो समझ लीजिए या तो हमारी संचयी बारंबारता गलत हो गई है या तो हमारा बारंबारता का योग गलत हो गया। उसको आप दोनों को चेक करिए। अब देखो हमको निकालना था माध्यक वर्ग, तो हम पहले तो यम निकालेंगे। यम बराबर एन बटे 2 वहां पर
यन हमारा है 30, 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 एक कम, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, ये आ गया 15वां पद। ये हमारा कितना है, 15वां पद आया। अब हम ये देखेंगे 15वां पद सबसे पहले किस संचयी बारंबारता में लगेगा। 15 एक कम 15 इसमें लगेगा, इसमें तो लगेगा नहीं, 10 में, 10 कम है तो 20 में पहले लगेगा, 15 एक कम 15 इसमें लग जाएगा, तो ये इसमें हमारा पड़ेगी, ये 15वां पद हमारा इसमें पड़ेगा। अब इसके सामने हम देखेंगे कौन सा वर्गंतराल आ रहा है, ये वाला आया, ये हमारा माध्यक वर्ग है। लिख देंगे अतः माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 10 से 15। ये है माध्यक वर्ग निकालने का तरीका। और इसमें अगर बहुलक वर्ग पूछे तो आप कुछ ना करिए, सीएफ आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधे देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, जैसे इसमें 10 है तो इसके सामने का जो वर्गंतराल है यही है बहुलक वर्ग, 10 से 15, बस आपका आंसर हो गया। कलम चलाने जरूरत नहीं है, ऐसे या मौखिक ही बता सकते हैं, है ना। लेकिन माध्यक वर्ग में आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। अब आता है 19 नंबर प्रश्न। और बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग ये दोनों तैयार कर लीजिए, इसमें से आपको दोनों भी मिल सकते हैं परीक्षा में आपकी, और एक तो पक्का पक्का है 100%, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, आना ही आना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष में अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी। 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अब हमको ये देखना है, हमारे पास 2 वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और एक होता है अधिवर्ष, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीप ईयर, है ना। कभी कभी तो यहाँ पे वो अधिवर्ष कहता है, कभी यहाँ कह सकता है लीप ईयर। अब हम कंफ्यूज ना हो, लीप ईयर क्या है, लीप ईयर इसको केवल अंग्रेजी में कहा जाता है, बस अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप ईयर कहा जाता है ना। और यहाँ पे अधिवर्ष कहा गया है, तो जिस वर्ष लीप ईयर या अधिवर्ष होता है उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। जिस वर्ष लीप ईयर होता है उस वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन वर्ष में हो जाते हैं, क्योंकि उस वर्ष फरवरी हो जाती है हमारी 29 दिन की। वैसे तो 28 दिन की रहेगी फरवरी, लेकिन जिस वर्ष हमारा लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा, फरवरी हमारी हो जाएगी 29 दिन की, तो यहाँ पे एक दिन हमारा बढ़ जाता है। वैसे तो सामान्य वर्ष में प्रायिकता जो हो किसी दिन की निकाले, चाहे रविवार हो चाहे कोई अन्य दिन हो, तो प्रायिकता 1/7 ही रहेगी। ठीक, अब यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता सीधे लिख देते हैं, अधिवर्ष है ना, प्रायिकता बराबर सीधे लिखो 2/7, क्योंकि लीप ईयर है, अधिवर्ष है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। और अगर सामान्य वर्ष है तो 1/7। यहां भी जोड़ देते हैं थोड़ा, ये तो आपका प्रश्न सही हो गया, है ना, जो पूछ रहा था उस हिसाब से आपका उत्तर सही है, सी पार्ट आपका 2/7। और अगर इसी मान लो आ जाता है तथा सामान्य वर्ष में रविवार की प्रायिकता पूछे, तब क्या हो जाएगी, सामान्य वर्ष है इसलिए 1/7 रहेगी, है ना। लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है तो वहां 2/7 हो जाएगा। वैसे अगर सामान्य वर्ष कहता है कि सामान्य वर्ष में किसी दिन की प्रायिकता पूछे तो 1/7। अच्छा, कभी कभी ये कह देता है, चलो ये हटा देता है, अथवा और क्या कह सकता है वो, अब ये लीप ईयर वो सामान्य वर्ष ना कहे, लीप ईयर और सामान्य वर्ष
ना कह करके वो सीधे सन दे दे कि सन जैसे 2025 दे दे वो, है ना, सन 2025 में रविवार होने की प्रायिकता बताओ, या सोमवार होने की, कोई भी दिन कह दे। तो अब हम ये पता तो करेंगे सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर है ना, हमको ये पता कैसे होगा कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर है। तो जो सन हमारा 4 से पूरा पूरा कट जाए यानी विभाजित हो जाए तो उस वर्ष लीप ईयर होता है। तो यहां देखो ये 4 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में से, 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा ये लीप ईयर है, इसलिए इसमें प्रायिकता क्या हो जाएगी रविवार की, है ना, ये आपका है लीप ईयर यानी अधिवर्ष है, ये हमारा लीप ईयर है जिसको अधिवर्ष कहते हैं। तो इसमें प्रायिकता जो है ये 4 से कटेगा नहीं इसलिए लीप ईयर है। तो इसमें क्या रहेगी रविवार की प्रायिकता, वही रविवार की प्रायिकता 2/7। अगर सन दे देता है दूसरा, सन दे दिया 2020 दे दिया, कोई दे दे, तो ये आपका 4 से कट जाएगा। पहले इसमें बताओ सन 2004 में रविवार की प्रायिकता बताओ, तो ये तो सन आपका 4 से कट जाएगा, ये हो गया आपका, है ना, ये नहीं कटेगा, 2025 4 से नहीं कटेगा इसलिए ये सामान्य वर्ष है, यहाँ लीप ईयर नहीं लिखना है, ये सामान्य वर्ष रहेगा। और इसमें प्रायिकता रहेगी 1/7। अब ये 2020 जो है आपका 4 से कट जाएगा इसलिए ये कहा जाएगा लीप ईयर यानी अधिवर्ष कहा जाएगा, इसको लीप ईयर कहा जाएगा, है ना। इसमें अब रविवार की प्रायिकता जब निकालेंगे तो 2/7 हो जाएगी, लिख दो, इसलिए रविवार की प्रायिकता बराबर रविवार की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। तो अब तो याद रहेगा ना। तो इस प्रकार से भी घुमा सकता है, हमने सारे विकल्प, आपका तो वैसे 2/7 सही है, बाकी सामान्य वर्ष में पूछे प्रायिकता किसी भी दिन की पूछे तो 1/7, अगर सन 2025 कोई दे दे जो 4 से ना कटे तो समझो सामान्य वर्ष है, उसकी प्रायिकता 1/7 रहेगी। अब अगर सन 2000 कोई दे दे सन, अगर वो 4 से कट जाए तो समझो लीप ईयर है, उस वर्ष उस दिन की प्रायिकता रहेगी 2/7। तो ये आपका प्रश्न हो गया, इसमें घुमा फिरा के वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे बता दिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 20। ये प्रश्न आपका आ गया 20 नंबर। इसमें करा एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, लिख दो, सीधे सीधे लिख दो, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1। और अगर घटना नहीं घटती है वो भी नोट कर देते हैं, ये आपका आंसर हो गया, लग गया आपका। तथा अगर घटना अनिश्चित है, नहीं घटी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता निकालनी पड़ जाए तो क्या होगी, 0। ठीक, और प्रायिकताओं का योग होता है 1, जितनी प्रायिकताएं हम निकालते हैं उनका योग होता है 1। यहां भी निकल लेते हैं, चूंकि प्रायिकताओं का योग अगर परीक्षा में पूछ दे प्रायिकताओं का योग होता है तो 1 तुरंत लिखिएगा। ठीक, प्रायिकता सदैव जो आती है वो 1 से छोटी आएगी, किसी की प्रायिकता निकाली जाए तो 1 से छोटी होगी, और कभी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, सदैव प्लस में रहती है ना, और सदैव 1 से छोटी होगी, उसका अंश हर से सदैव छोटा रहेगा। ठीक, तो ये आपके प्रश्न 20 पूरे हुए।
और इन प्रश्नों को आप खूब अध्ययन करें। आज यहीं तक। धन्यवाद।